नमस्कार, निर्माण है इसके प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हिस्ट्री ऑफ द डे, आज का इतिहास। आज के इतिहास के इस सीरीज में आज हम लोग मिल रहे हैं 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर तो आज हम देखने वाले हैं कि 5 अक्टूबर का जो डेट है वह भारतीय इतिहास या विश्व इतिहास में किन महत्वपूर्ण कारणों के लिए जाना जाता है। ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने भारतीय इतिहास या विश्व इतिहास को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। जो 5 अक्टूबर का इतिहास है उसमें आप लोगों ने अगर एक नाम सुना होगा महारानी दुर्गावती का। महारानी दुर्गावती आप लोगों ने उनके बारे में, बेसिकली क्या होता है कि जब हम इतिहास के नायकों को पढ़ते हैं तो नायकों को पढ़ने के संदर्भ में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी जाती हैं जो शासक केंद्रित होती हैं, और इसीलिए चूंकि मुगल काल का जो इतिहास लिखा गया वो मुगल केंद्रित लिखा गया, इसीलिए हमारे भारत के कुछ ऐसे महान नायक जो कि जिन्होंने कि इतिहास में असीम उपलब्धियां हासिल की और महानता के स्तर को छुआ, लेकिन उनके ऐतिहासिक वर्णन में हमारे इतिहासकारों ने कंजूसी दिखाई और उन्होंने मुगल केंद्रित इतिहास लिखते हुए महारानी दुर्गावती जैसी महान नायिका, महान वीरांगना के इतिहास को छुपा दिया। कलिंजर जो कि चंदेल, जो कि बुंदेलखंड का इलाका है, इस क्षेत्र में कलिंजर एक राज्य था मध्यकाल में, और वहां के राजा हुआ करते थे कीर्तिदेव सिंह चंदेल। इनका एक गांव था राठ गांव, उनमें 5 अक्टूबर 1524, ये कलिंजर का किला दिख रहा है आप लोगों को, यहीं पर 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को दुर्गा अष्टमी के दिन, जो नवरात्रि में जो अष्टमी का दिन होता है, उस अष्टमी के दिन पर एक लड़की का जन्म हुआ कीर्ति सिंह चंदेल के घर में। और चूंकि दुर्गा अष्टमी के दिन उस लड़की का जन्म हुआ था, इसीलिए उन्होंने उस लड़की का नाम दुर्गावती रखा। जैसा नाम था वैसा ही तेज भी था। बचपन से ही साहस, शौर्य और सुंदरता, इनकी ख्याति अपने इन गुणों के कारण काफी फैल गई। महारानी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर के राजा संग्राम सिंह जो कि एक बड़े शासक हुआ करते थे उस क्षेत्र में, उन्होंने अपने पुत्र दलपत शाह से महारानी के विवाह का प्रस्ताव रखा। दलपत शाह से महारानी का विवाह हुआ, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ, और उस विवाह के बाद बुंदेलखंड के क्षेत्र में एक मजबूत और मुगलों को चुनौती देने वाला एक मजबूत सत्ता केंद्रित हो गया। यह बात मुगल देख रहे थे, अकबर देख रहा था, लेकिन महारानी का दुर्भाग्य कहें या फिर बुंदेलखंड का दुर्भाग्य कहें कि शादी के मात्र 4 साल के बाद ही रानी के पति राजा दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है। और राजा दलपत शाह की जब मृत्यु होती है तो उस समय रानी का जो बेटा था, पुत्र था नारायण शाह, वह केवल 3 साल का था। तो ऐसे में शासक की मृत्यु होने के बाद रानी दुर्गावती को अपने पुत्र के संरक्षक के रूप में स्वयं शासिका बनना पड़ा और उस राज्य की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। महारानी ने शासिका रहते हुए लगभग 16 वर्षों तक कुशलता से ऐसा राजकाज संभाला कि उनके आसपास के जो रजवाड़े थे वे यह मानने को विवश हो गए कि अब मुगलों को चुनौती सिर्फ महारानी ही दे सकती हैं। महारानी की विशेषता इतनी रही, इनकी कुशलता इतनी रही कि अकबर जो इनका धुर विरोधी था, उसका जो इतिहासकार है अबुल फजल, जिसने आइन ए अकबरी लिखा, इस आइन ए अकबरी पुस्तक में उसने महारानी की वीरता की प्रशंसा की। उसमें वो लिखता है कि दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि जो प्रजा थी वह स्वर्ण मुद्रा और हाथियों के रूप में कर देती थी। प्रजा के उन्नति का स्तर इतना उत्तम था। वो लिखते हैं आईने अकबरी में लिखता है अबुल फजल कि मंडला में, जो कि महारानी का किला होता था, उस मंडला में महारानी दुर्गावती के हाथी खाने में उन दिनों 1400 हाथी थे।
उनका राज्य जो मालवांचल था, मालवा से लेकर के दूर तक फैला हुआ था, माना जाता था कि मालवांचल उस क्षेत्र में या इवन भारत के सबसे शांत और समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। लेकिन महारानी की यह प्रसिद्धि मालवा के क्षेत्र में रहने वाले मुगल सूबेदार और स्त्री लोलुप बाज बहादुर, इस बाज बहादुर को पसंद नहीं आई। बाज बहादुर जो कि महिलाओं के साथ अंतरंग संबंध बनाने के लिए प्रसिद्ध था, और दुर्गावती जो महारानी दुर्गावती की संपत्ति थी उस पर आंख गड़ाए हुए था। वह चाहता था कि महारानी दुर्गावती को पराजित करके उनकी संपत्ति को हड़प करके स्वयं एक बड़ा शासक बन सके। इस बाज बहादुर ने महारानी दुर्गावती के राज्य पर बार बार हमला किया और हर बार पराजित हुआ। बार बार युद्ध में इसे महारानी ने पराजित किया, यहां तक कि इसका जो प्रमुख सेनापति था, जो इसके चाचा ही था, फतेह खां, वह महारानी के सामने युद्ध में लड़ता हुआ आया और मारा गया। इसके बाद भी बाज बहादुर लगातार हमला करता रहा, लेकिन महारानी ने एक बार इस पर हमला करते हुए और इसकी सेना का समूल नाश कर दिया। इसके समूल नाश के बाद से ही महारानी की प्रसिद्धि इतनी स्थापित हो गई कि उन्हें महान सम्राज्ञी के रूप में जाना जाने लगा। इस महानता से मुगल शासक अकबर, महारानी की महानता से मुगल शासक अकबर व्यथित हो गया। उसे लगने लगा कि भारत के हिंदू शासकों में यह महिला शासिका एक ऊर्जा भर रही है और लगातार मुगल सेना को, इस्लामिक सेना को पराजित कर रही है। इससे तो मुगलों की स्थिति कमजोर हो जाएगी। अकबर, जो कि अकबर भी महिलाओं की संगति और अपने व्यभिचार के लिए ही मशहूर था, वह चाहता था कि वह किसी तरह महारानी को पकड़ करके अपने हरम में ला करके अपना गुलाम बना ले। उसने महारानी के पास एक प्रस्ताव भेजा। उस प्रस्ताव में उसने महारानी से उनका जो सफेद हाथी था, जो उन्हें बहुत प्रिय था, सफेद हाथी, उसका नाम था सरमन, महारानी उसे बहुत पसंद करती थी। इस सफेद हाथी और महारानी के एक विश्वस्त वजीर आधार सिंह को अकबर ने संदेश भिजवाया कि मुझे महारानी का यह सफेद हाथी और आधार सिंह मुझे भेजा जाए। वह जानता था कि महारानी अपने सफेद हाथी को उसे नहीं देंगी। ऐसा ही हुआ। महारानी ने उसकी मांग ठुकरा दी। अकबर इसी मौके की तलाश करता था। वह चाहता था कि महारानी से युद्ध हो, मैं महारानी को युद्ध में पराजित करूं और अपने हरम में अपना गुलाम बना लूं। इस स्त्री लोलुप कामाचारी ने, दीजिए मैं लगा देता हूं, आप नहीं लगा पाएंगे, लग जाएगी। लग तो गया है, बैठ जाइए। जब इस स्त्री लोलुप कामाचारी अकबर ने सेना के साथ अपने सेनापति आसफ खान को गोंडवाना साम्राज्य पर हमला करने के लिए भेजा, रानी दुर्गावती पर हमला करने के लिए अकबर ने अपने सेनापति आसफ खान को भेजा। महारानी को जब यह पता चला कि आसफ खान मजबूती के साथ लड़ने आ रहा है, तो महारानी ने पूरे दल बल के साथ आसफ खान को युद्ध में चुनौती दी। परिणाम हुआ कि महारानी ने पूरी तरह मुगल सेना को पराजित किया और आसफ खान जान बचा करके भागने में सफल रहा। और जब यह बात अकबर को पता चली तो उसे लगा कि अब मुगलिया सल्तनत, मुगलिया साम्राज्य शायद पतन की ओर चला जाएगा, क्योंकि जो बाकी के हिंदू राजा हैं या बाकी के भारत के राजा हैं
वे महारानी के नेतृत्व में एकत्रित होंगे और फिर मुगलों के खिलाफ एक केंद्रीकृत गठबंधन बन सकता है। यह बात अकबर को मंजूर नहीं था। उसने दोबारा दुगनी सेना और दुगनी तैयारी के साथ आसफ खान को भेजा। जबलपुर, जो कि एमपी का इलाका है, जबलपुर के पास युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ। महारानी स्वयं पुरुषों के वेश में युद्ध का नेतृत्व कर रही थी और उधर से आसफ खान नेतृत्व कर रहा था। इस लड़ाई में, दूसरी लड़ाई में, युद्ध में लगभग 3000 मुगल सैनिक मारे गए। हालांकि रानी को भी क्षति पहुंची, लेकिन मुगल सेना इतनी बड़ी संख्या में मारी गई कि आसफ खान अंदर से कांप गया। उसे लगने लगा कि वह महारानी से नहीं जीत सकता है, और लेकिन उसके सामने समस्या थी कि अगर वह दोबारा बिना महारानी को पराजित किए अकबर के दरबार में जाता तो अकबर उसे मार देता। आसफ खां के सामने विकल्प नहीं था। अगले दिन फिर 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। इस युद्ध में भी अब लगने लगा कि अब महारानी जीतने ही वाली है और मुगल सेना पराजित होने वाली है। अगर यह पराजय होती तो यह संभवतः अकबर के साम्राज्य की पराजय होती, संभवतः अकबर के मुगल वंश की पराजय होती और अकबर को भारत से भागना पड़ता। युद्ध घनघोर चल रहा था, दोनों तरफ से तीरंदाजी हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से लग रहा था कि महारानी जीतने वाली है और अचानक से एक तीर आया और महारानी के बाह में लग गया। महारानी ने उस तीर को अपने बाह से निकाल करके फेंक दिया, लेकिन महारानी पर तीरों की बौछार शुरू हो गई और एक दूसरा तीर महारानी के आंख में धंस गया। सोचिए, एक महारानी जो कि युद्ध में लड़ रही हैं, उनके शरीर में तीर लगा है, उसको निकालने के बाद फिर लड़ रही हैं, आंख में भी तीर लग गया। अब महारानी ने उस आंख से तीर को निकाला। हालांकि आंख से तीर निकाला तो जो तीर की नोक होती है वह महारानी के आंख में फंसी रह गई। महारानी की एक आंख, लगभग तीर लगने से वो महारानी की आंख फूट चुकी थी। उसके बावजूद महारानी अपने वजीर से कहती है कि लड़ो, और महारानी एक आंख घायल होने के बाद भी लड़ती रही। सोचिए कितनी वीरांगना थी। ऐसी वीरांगना महारानी के सामने युद्ध चलता रहा। महारानी एक आंख फूटने के बाद भी युद्ध में नेतृत्व करती रही। उन्हें पता था कि अगर वह गिरी तो उनकी सेना पराजित हो जाएगी। लेकिन तभी एक और तीर आकर के महारानी के गले में लग गया। अब महारानी समझ गई थी कि अब वह युद्ध नहीं लड़ सकती हैं और उन्हें बंदी बना करके अकबर के दरबार में गुलाम बना करके पेश किया जाएगा। यह उनके साम्राज्य की, उनके सम्मान की और उनके प्रतिष्ठा की हानि थी। महारानी को यह मंजूर नहीं था। महारानी को यह मंजूर नहीं था। महारानी ने अपने वजीर से कहा, महारानी के उस समय जो वजीर थे साथ में वो भी लड़ रहे थे, और उन्होंने अपने वजीर आधार सिंह से कहा कि आधार सिंह, तुम तलवार से मेरी गर्दन काट दो ताकि मैं अकबर की गुलाम न बन सकूं। लेकिन आधार सिंह को महारानी से इतना प्रेम था कि वह तलवार उठा ही नहीं सके। महारानी ने जब देखा कि मुगल सैनिक उनकी ओर दौड़ रहे हैं, उन्हें बंदी बनाने वाले हैं और आधार सिंह के हाथ कांप रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं से अपनी तलवार निकाली और अपने पेट में घुसा दी। इस तरीके से अपने ही तलवार से अपने आप को नष्ट करके महारानी ने अपने आप को बलिदान कर दिया। रानी बलिदानी हो गई
लेकिन जीते जी उन्होंने किसी भी सत्ता को, जो कि अपने आप को उस समय की महान मुगल सत्ता होने का दावा करती थी, उस सत्ता को खारिज किया और जीते जी कभी भी उस सत्ता के अधीन अपने आप को नहीं आने दिया। और इस तरह दुर्गा के रूप में अवतरित महारानी दुर्गावती, जिसे कि व्यभिचारी अकबर अपने हरम में गुलाम बनाना चाहता था, अपनी दासी बनाना चाहता था, उन्होंने गौरव के साथ युद्ध लड़ा और आत्म गौरव के साथ अपना बलिदान दिया। उनकी वीर गाथा आज भी इतिहास के घटनाओं में कहीं सिमटी हुई है। आज भी इतिहासकार, जो कि एक वायस हिस्ट्री लिखने के लिए विख्यात कुख्यात है, उन्होंने इस महान महारानी की गौरव गाथा को आज तक, अभी तक समाज में प्रचारित नहीं किया। अब समय है कि हम इस महारानी के गौरव गाथा को भी जानें और अपने इतिहास के इन महान जिन्होंने कि अपनी महानता से सिद्ध किया है कि भारत भूमि वीरों की देश भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है, इसको जानने का समय है। तो हमें जरूर जानना है और इसीलिए इस महारानी का जो जन्म तिथि है 5 अक्टूबर, इस 5 अक्टूबर को महारानी के जन्म तिथि के रूप में जाना जाना चाहिए। और हमें अपने इतिहास को इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि हम इतिहास की घटनाओं को सिर्फ न जाने, बल्कि ऐसे महान गौरव से भी परिचित हो। क्या आप जानते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला जज हैं? शायद जानते हो या शायद नहीं भी जानते हो। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के लगभग 70 साल से अधिक के इतिहास में अब तक 268 न्यायाधीश हुए हैं। टोटल 268 जज हुए हैं और इन 268 जजों में से केवल 11 महिला जज हुई हैं। 11 महिला जज हुई हैं। इसका मतलब हुआ कि अब तक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में लगभग 96% पुरुष जज और केवल 4% न्यायाधीश ही महिलाएं हुई हैं। अभी तक भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाई है। और अगर वरिष्ठतम न्यायाधीश का जो एक नियम होता है सीजेआई की नियुक्ति के संदर्भ में, अगर इसका पालन किया जाता है तो न्यायमूर्ति वी नागरत्ना ये है न्यायमूर्ति वी नागरत्ना, यह पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी संभवतः 2026 में। हालांकि सीजेआई के रूप में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में इनका जो कार्यकाल होगा वो केवल 36 दिनों का होगा। फिर भी 70 से अधिक वर्ष तक की यात्रा में केवल 11 महिला जज का होना यह दिखाता है कि न्यायपालिका में महिलाओं के लिए अवसर की समानता उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2021 में ये 3 महिला जज, जिनमें कि जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस वी नागरत्ना और वी एम त्रिवेदी, ये तीसरी महिला जज हैं, ये तीनों एक साथ नियुक्त हुई और इन्होंने भारतीय न्याय के इतिहास में यह पहला अवसर बना जब 3 महिला जज एक साथ सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुई। 5 अक्टूबर का दिन इसलिए भी विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 अक्टूबर के दिन ही 5 अक्टूबर 1989 को पहली बार भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में किसी महिला को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। उस महिला का नाम था मीर साहिबा फातिमा बीबी। आप लोग इनको देखे होंगे, फातिमा बीबी को। तो इन्हें पहली बार यह 5 अक्टूबर 1989 में यह इतिहास बना कि कोई महिला पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त हुई।
30 अप्रैल 1927 को केरल के एक गांव में इनका जन्म हुआ था और वहां से मुंसिफ जज के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करते हुए फातिमा बीबी धीरे धीरे अपनी यात्रा बढ़ाती गई। मुंसिफ से फिर ऊपर सदर में पहुंची, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंची, फिर हाई कोर्ट में पहुंची और तब अंत में 1989 में सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त हुई। सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति के साथ ही भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई महिला सुप्रीम कोर्ट में जज बनी और साथ ही यह महिलाओं के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए द्वार को भी ओपन करने में, खोलने में सफल रही। तो इस तरीके से फातिमा बीबी, जिन्होंने कि भारत में सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशरी में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाया, इनके लिए भी 5 अक्टूबर की तिथि एक अविस्मरणीय तिथि बन जाती है, जो कि महिला सम्मान, महिला सुरक्षा और महिला नेतृत्व की भावना के साथ समाज को आगे बढ़ा करके लैंगिक समानता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज के इतिहास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। उसको वहीं पर जाकर कट कर दीजिए, ऊपर वहीं पर, नीचे नीचे नीचे, वहीं जहां है ना स्टॉप रिकॉर्डिंग, उस